बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। आर्थर होली कॉम्पटन ने वाशिंगटन की एक यूनिवर्सिटी में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसे आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, आप देख रहे होंगे कि जो मेटल्स होते हैं इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की, वो तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। हम इस एक्सपेरिमेंट में एक्सरेज यूज करते हैं जिनकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मैंने यहाँ पे शो की है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो अंदर रखता है अपने पास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि तकरीबन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। हमने इस इलेक्ट्रॉन से, जो कि हमें लग रहा है अपीयर्स टू बी स्टैटिक, रेस्ट में है, हमने इस फोटोन को इससे जाके टकराना है, एक्सरे के फोटोन को इससे जाके टकराना है। आर्थर होली कॉम्पटन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब कोई एक्सरे का फोटोन चलते हुए इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टकराने के बाद होती है स्कैटरिंग दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। इस स्कैटरिंग में जो चीज सामने आती है वो ये है, जैसे ही एक्सरे का फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा के स्कैटर्ड होता है, जो वेवलेंथ उसकी इंसिडेंट थी, जो टकराते हुए जो वेवलेंथ थी और जो टकराने के बाद थी स्कैटर्ड वेवलेंथ बढ़ जाती है। और यहाँ पे कई सवाल उठ रहे थे कि टकराने के बाद एक्सरेज की वेवलेंथ में इजाफा कैसे हुआ, एक्सरेज की वेवलेंथ कैसे बढ़ गई। अच्छा, जहां पर मैं वेवलेंथ को बढ़ाने की बात कर रहा हूं, वहां पर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि टकराने के बाद जो है वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। दोनों बातें सेम है, दोनों ही कॉम्पटन इफेक्ट में आते हैं कि जब भी कोई एक्सरे का फोटोन किसी रेस्ट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टकराने के बाद एक्सरे फोटोन की जो वेवलेंथ है, स्कैटर्ड वेवलेंथ, वो बढ़ जाती है और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। वो कैसे होती है, हम इसको जवाब देंगे, हम इसके आंसर करेंगे। द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इंक्रीज एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन ऑफ एक्सरेज। स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ बढ़ गई। दिस फिनोमिना इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। तो इस फिनोमिना को हमने कॉम्पटन इफेक्ट का नाम दिया और साथ ही मैंने एक डेफिनेशन और भी लिखी। द फिनोमिना इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटोन। फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो गई और वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। बेटे, एक प्रॉपर डायग्राम इस टॉपिक की जो मैंने आपको इस टाइम सामने बना के दिखाई हुई है, जिसे आप देख सकते हैं कि एक्सरे का फोटोन है, इस फोटोन ने जाके टकराना है इस इलेक्ट्रॉन से। और एक चीज वाज़ेह है, मैंने यहाँ लिखी हुई है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल। टकराने से पहले वेवलेंथ कम है, जब टकरा के एक्सरे का फोटोन आगे निकले आप देख सकते हैं वेवलेंथ बढ़ गई, और मैंने यहाँ लिखा है वेवलेंथ लार्ज। देखिए बेटे, यहाँ पर एक तो ये फार्मूला जबरदस्त आंसर दे रहा है कि वेवलेंथ क्यों बढ़ी। देखें ये फार्मूला और ये जो दो फार्मूले हैं ये जबरदस्त किस्म के आंसर, जरा आप गौर कीजिएगा। देखें कैसे फोटोन की एनर्जी और फोटोन की वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे ये एक्सरे का फोटोन इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराता है तो फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। जैसे ही फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता होगा तो ऑब्वियसली फोटोन की एनर्जी कम हो जाती होगी, क्योंकि उसका कुछ पार्ट कहाँ चला गया है, इलेक्ट्रॉन के पास। जैसे ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास गई तो फोटोन की एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम तो आप देख सकते हैं लैम्डा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब एनर्जी कम हुई तो ऑब्वियसली वेवलेंथ बढ़ गई होगी। यही मामला मोमेंटम के साथ भी है। फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला है P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। फोटोन अपनी दो चीजें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, अपनी एनर्जी भी और अपना मोमेंटम भी। जब फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती हैं तो फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम कम हो जाता है, इसलिए फिर फोटोन की जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। बेटे, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो हमारा कोर्स है FSC का,
उसमें कॉम्पटन इफेक्ट का डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है जो कि इंक्रीज इन वेवलेंथ का है कि कितनी वेवलेंथ स्कैटरिंग के बाद इन टकराव के बाद बढ़ी, जब स्कैटर्ड हुआ तो कितनी वेवलेंथ में इजाफा हुआ। हम जस्ट वो फार्मूला यूज करते होते हैं, लेकिन बेटे मैंने आपके सामने यहाँ पर पूरा प्रूफ किया हुआ है, प्रॉपर वे से पूरा टॉपिक हल किया है। अगर आप इस प्रूफ को लिखना चाहते हैं वैसे ही कॉम्पटन इफेक्ट के हवाले से, तो पूरी एक डेरिवेशन आपके सामने है, आप इसको हल कर सकते हैं। मैंने दो चीजों की बात की थी, पिछले पेज पे जब हम थे तो लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पेज पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दो चीजें ही तो ट्रांसफर हुई थी, एनर्जी ट्रांसफर हुई थी, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था। ये पेज आपके सामने है, हम ऐसे इसे सॉल्व करते जाएंगे। जो सोल्यूशन आप इस टाइम देख रहे हैं, अगर आप पेपर में नहीं करेंगे तो इश्यू नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है ना वो आंसर्स की बात करते होते हैं, फार्मूले की बात करते होते हैं, उस फार्मूले को डिस्कस करना है। मैं इस पेज को अभी भी आगे सॉल्व करूंगा, आप देखेंगे। इसे देखते हैं आगे क्या होता है। ये सोल्यूशन का नेक्स्ट पेज है आपके सामने, अच्छा खासा हेल्दी सोल्यूशन है, लेकिन ये आपने पेपर में नहीं करना। ये तो मैंने जस्ट आपको इसका सोल्यूशन वैसे दिखा दिया है कि कितने लेंथी प्रोसेस से गुजरने के बाद हम उस आंसर तक पहुंचेंगे जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और उस आंसर को हमने अपने MCQs के हवाले से डिस्कस करना है। ये पूरी जो मामला चल रहे हैं ये इसलिए चल रहे हैं कि जहां हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ही एक्सरे का फोटोन स्टैटिक इलेक्ट्रॉन से टकराकर स्कैटर्ड होता है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बेटा ये प्रूफ चलेगा, आप इसे अपने पास कॉपी करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको अगले पेज पे ले गया, आप देख सकते हैं। बेटे ये है हमारा फाइनल आंसर। इतनी बड़ी डेरिवेशन करने के बाद ये है हमारा फाइनल आंसर। ये वो वेवलेंथ है जो टकराने के बाद बढ़ी। जरा देखिएगा, यह है लैम्डा प्राइम, वो वेवलेंथ जो टकराने के बाद थी। यह है लैम्डा, वो वेवलेंथ जो टकराने से पहले थी। जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आंसर आया h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जिसे हम नाम देते हैं कॉम्पटन रिलेशन। इस रिलेशन पे अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ MCQs आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि इंतहाई हद तक जरूरी है। बेटा मैं इस फार्मूले को जरा गौर से डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसे मैंने जूम किया आपके सामने। जो ये टर्म पड़ी है ना h/m0c, ये वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा कहलाता है कॉम्पटन वेवलेंथ। ये टुकड़ा, इसे हम लैम्डा c भी लिख सकते हैं, C फॉर कॉम्पटन। ये टुकड़ा भी अगर आप चेक करें तो इसकी डायमेंशन लेंथ वाली है। ये टुकड़ा MCQs में कई मर्तबा आ चुका है कि h/m0c की डायमेंशन किससे मैच करती है। तो बेटा आप कह सकते हैं इसकी डायमेंशन लेंथ से मैच करती है, क्योंकि इस टुकड़े को, इस पूरे टुकड़े को 1 माइनस कॉस थीटा को छोड़कर जो ये वाला बेटा टुकड़ा है ना, इसे हम नाम देते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। और जो ये डेल्टा लैम्डा है जो कि इंक्रीज इन वेवलेंथ का है, इसे हम नाम देते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। दैट इज कॉम्पटन शिफ्ट, दैट इज कॉम्पटन वेवलेंथ। इसे हम, जब मैं इस फार्मूले को आगे प्रोसीड करूंगा तो मैं इस h/m0c की जगह लैम्डा c भी लिख सकता हूं, यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ। लेकिन बेटा जो बात मैं आपसे कर रहा था वो मैंने यहाँ पर लिख कर भी आपको शो करवा दी। देखिए बेटा ये वही फार्मूला था, ये डेल्टा लैम्डा मैंने आपको अभी कहा, ये हमारा कॉम्पटन शिफ्ट है। यहाँ टर्म थी h/m0c, जिसे मैंने यहाँ लिख दिया लैम्डा c, यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ। साथ मैंने बना दिया 1 माइनस कॉस थीटा। लो जी बेटा पहला केस, ये तीन बड़े इंटरेस्टिंग केस हैं MCQs के लिहाज से। देखिए बेटा अगर तो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराए और इस मर्तबा स्कैटरिंग ना हो, फोटोन टकराने के बाद स्कैटर्ड ना हो बल्कि स्ट्रेट लाइन पे मूव करना शुरू कर दे, जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन में टकराने के बाद मूव करता रहे, तो आप देख सकते हैं दोनों अगर पैरेलल चल पड़े हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो जाहिर बात है बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा। तो जब मैं फार्मूले में cos 0 पुट करता हूं तो cos 0 1 हो जाता है। 1 जब 1 से कटेगा तो डेल्टा लैम्डा क्या आ जाएगा 0। इससे मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ में चेंज आया ही नहीं, कॉम्पटन इफेक्ट लगा ही नहीं।
कॉम्पटन शिफ्ट हुई नहीं। तो बेटा याद रखें, जरूरी नहीं है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराए और आपको हर मर्तबा कॉम्पटन शिफ्ट मिले। जो एक ऐसी कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी है, देयर विल बी नो चेंज इन वेवलेंथ, जो टकराने से पहले थी वही टकराने के बाद है। लेकिन बेटा अगर हालात इस तरह के पैदा हो जाएं कि स्कैटरिंग जो है वो 90 डिग्री को, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ जाए, तो आप बेटा जानते हैं cos 90 क्या हो जाएगा, 0। कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ बेटा एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि कॉम्पटन वेवलेंथ होती है h/m0c। जब हम इस पूरे कांस्टेंट को हल करते हैं तो बेटा आंसर आता है 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर। ये तो याद रखें, ये हमारी मैक्सिमम इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। कभी आपसे कोई पूछे ना कि कॉम्पटन शिफ्ट में जो मैक्सिमम इंक्रीज इन वेवलेंथ आता है तो वो कितने डिग्री के एंगल पे आता है, तो बेटा याद रखें वो 90 डिग्री के एंगल पे आता है। कहीं आप तीसरा केस देखकर ये ना समझ लें कि जब मैंने 180 का एंगल लिया कि फोटोन टकरा कर वापसी आ गया और दोनों ऑपोजिट चल पड़े और cos 180 -1 हुआ और -1 प्लस हो गया, तो ये मैंने डबल आपको शो किया। बेटा डबल होने में और मैक्सिमम होने में बहुत फर्क है। वैल्यू डबल हो गई ये एक अलग बात है, वैल्यू मैक्सिमम होगी वो एक अलग बात है। देखें एक लफ्ज है 5 का मैक्सिमम कितना होगा, 5 की मैक्सिमम वैल्यू 5 ही होगी। अगर मैं उसे 10 कहूंगा तो वो 5 की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वो तो 5 का डबल हो गया। तो बेटा याद रखिएगा जो मैक्सिमम इंक्रीज इन वेवलेंथ है वो ये है। और दूसरी बात है कि ये जो मैंने किया है अपना 2λc के वेवलेंथ कॉम्पटन शिफ्ट डबल हो गई, ये तो फिर टकरा के वापसी आने वाला सीन है, तो स्कैटरिंग तो हुई नहीं है, ये तो रिफ्लेक्शन हो गई है, बाउंस बैक हो गया। तो बेटा याद रखिएगा ये एक इमेजिनेशन बेस्ड केस है तीसरा। तो डबल के लिए आप 180 पे टिक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम के लिए बेटा 90 पर ही टिक करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो आपको बेहतर समझ आया होगा। आर्थर होली कॉम्पटन को इस पर नोबेल प्राइज मिला था और उसने एक मरतबा फिर ये प्रूव कर दिया था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस्कल्स पार्टिकल्स हैं, पैकेट्स हैं, एनर्जी के हैं, फोटॉन्स हैं। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन।